दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सबका प्रिय यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, ये वीडियो जो है विटामिन का मानव पोषण से संबंधित है। विटामिन का ये चौथा भाग है और चौथा भाग में ये जो आप आज देखेंगे वीडियो में, विटामिन के और विटामिन ई के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट में मैंने आप लोग को विटामिन का बेसिक, विटामिन ए और विटामिन डी का डिटेल्स बता दिया है। 3 पार्ट इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया है और अगर तीनों पार्ट अगर पहले नहीं देखे हो, नए हो मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो ताकि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसा कि वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों, अंत तक देखना, पूरी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्स में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा विटामिन से जो संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट विटामिन के। किसकी बात करेंगे? विटामिन के। तो आप बने रहिए मेरे साथ। क्या है ना विटामिन के? क्या? विटामिन के। हर वीडियो की तरह जैसे पता होना चाहिए कि सबसे पहला ये पूछा जाता है कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। That's why we have to know it that what is the chemical name of vitamin K। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के की रासायनिक नाम की अगर हम बात करें सबसे पहले, यानी केमिकल नेम, तो होता है फाइलोक्वानिन। क्या है? फाइलोक्वानिन। हालांकि बेसिक वीडियो मैंने बताया है, उसमें बताया है ट्रिक रेट था 1 किलो टॉफी, जिसमें सब तरीका से सेट हो जाता है कि कौन सा विटामिन का क्या नाम है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरा जो पिछली वीडियो है विटामिन का, वो आप लोग जरूर देखोगे। तो चलिए, केमिकल नेम क्या होता है ना? फाइलोक्वानिन। अब बात करते हैं कि विटामिन डी हम लोग को किस स्रोत से प्राप्त होता है, यानी सोर्सेज ऑफ विटामिन के किस सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, इसके क्या क्या स्रोत हैं। तो विटामिन के हम लोग पाने के लिए ना ग्रीन वेज खाते हैं, यानी हरी सब्जी खाते हैं। उसके अलावा नॉन वेज भी हम लोग खाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या खाएंगे ना, चुकंदर भी खाते हैं और उसके बाद अंडे भी खाते हैं। इन सब चीजों से हम लोग को क्या मिलता है? विटामिन के मिलता है। चलिए, अब एक बात यह है कि क्या विटामिन के बाहरी चीजें अगर खाएंगे तो मिलेगी क्या? हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण हम लोग के शरीर में होता है, अर्थात विटामिन के का निर्माण भी हम लोग के शरीर में होता है। अब कहाँ होता है, कैसे होता है, ये हम लोग जानेंगे। ऐसा नहीं, इट डजंट मैटर दैट वी गेट इट फ्रॉम आउटर सोर्सेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। तो क्या है ना कि हम लोग को सबको पता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो मुंह यानी मुंह में डालते हैं, उसके बाद ग्रास नली ग्रसनी से होते हुए कहां तक जाता है? आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में आंत कितने होते हैं, तो सबको पता होगा कि आंत 2 होते हैं, जो बटा होता है छोटी आंत और बड़ी आंत में। अब छोटी आंत और बड़ी आंत में बटा होता है, तो छोटी आंत में क्या होता है ना, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किस आंत में होता है, तो बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3। ये भी पूछ दिया जाता है कि छोटी आंत के कितने भाग, तो 3 भाग। वो कौन कौन से हैं याद रखेंगे आप? इलियम है, जेजुनम है और क्या है? ग्रसनी है। इलियम, जेजुनम और ग्रहणी, ये 3 भाग जो है ना किसके है? छोटी आंत के। और बड़ी आंत जो होता है ना, बड़ी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या होता है ना कि वेस्ट फूड स्टोर रहता है, जो कि मलाशय से जब हम लोग मल तैयार करते हैं तो मल के रूप में वो बाहर आ जाता है, बेकार का भोजन, व्यर्थ पदार्थ जो बचा होता है। तो हम लोग छोटी आंत की नहीं, हम बड़ी आंत की हम लोग बात करते हैं, यानी जो इंग्लिश में बोले लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को क्या बोलेंगे ना? लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं दोस्तों। आसानी से देखेंगे, बिल्कुल सावधानी से वीडियो को पूरा देखोगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे हम लोग। एक इसका जो भाग होता है ना, वो सीकम होता है। दूसरा जो भाग है वो कोलोन होता है। और तीसरा जो भाग होता है ना, रेक्टम होता है। यही जो रेक्टम है ना, मलाशय होता है, जहां मल जमा होता है और मल त्याग की प्रक्रिया में ये बाहर आ जाता है शरीर से। अब यही बड़ी आंत का जो कोलोन वाला भाग होता है ना, इसी में विटामिन के का निर्माण होता है। तो चलिए, आपसे अगर ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में विटामिन के का संश्लेषण होता है, तो हाँ, होता है। शरीर के किस भाग में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत के किस भाग में होता है? तो कोलोन वाले भाग में होता है। अब कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे। ये जो कोलोन वाला भाग है,
कोलोन में ना एक बैक्टीरिया होता है, क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया रहता है। इस बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिया कोलाई। क्या होता है नाम इसका? एस्चेरिया कोलाई, जिसको हम लोग ना शॉर्ट में बोलते हैं इकोलाई। क्या बोलेंगे? इकोलाई। यानी आपसे पूछा जाए कि इकोलाई यानी एस्चेरिया कोलाई जो है हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो बड़ी आंत में पाया जाता है। और बड़ी आंत के भी किस भाग में? तो वो कोलोन वाला भाग में पाया जाता है। अब ये क्या करता है इकोलाई, कैसे क्या करता है जो हम लोग देखते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो फालतू व्यर्थ पदार्थ बच जाता है वो कहाँ? बड़ी आंत के कोलोन वाला भाग में जमा होता है। ये कोलोन वाला भाग में वेस्ट फूड यानी व्यर्थ का खाना जो होता है, जो मल द्वारा बाहर निकलने वाला, वो यहाँ जमा होता है। अब एस्चेरिया कोलाई जो यहाँ पाया जाता है वो वेस्ट फूड को खाता है। ये जो खराब भोजन होता है, व्यर्थ पदार्थ जो होता है, वो एस्चेरिया कोलाई क्या करता है? खाता है। अब ये सोचो कि एस्चेरिया कोलाई जब खाएगा, कोई हमसे कुछ लेगा तो क्या बदले में कुछ नहीं देगा? जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्ड भी जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां भी हम लोग जानते हैं कि लेना है तो देना है, देना है तो लेना है, नहीं तो फिर साझा करना है। आयन बनता है लेन देन से, सॉरी, और उसके बाद जब साझा करते हैं बराबर इलेक्ट्रॉन का। यानी एक बात मैं पहले बता देता हूं, ये क्लियरली आप लोग जान लो कि बगैर त्याग के हम लोग कुछ भी नहीं पा सकते हैं। पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक बार सांस लेते हैं तो सांस लेने के पहले भी एक सांस छोड़ना पड़ता है, तब भी, अर्थात बगैर त्याग के कुछ नहीं हम लोग पाते हैं। तो ये जो भोजन अगर वेस्ट फूड करता है, ये खाता है, एस्चेरिया कोलाई जिंदा कैसे होता है? वेस्ट फूड खा करके जिंदा होता है। और जब खाता है तो बदले में क्या देता है? ये बदले में हम लोग को 2 विटामिन देता है। विटामिन के देता है और विटामिन B12 बनता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो 3 विटामिन का, विटामिन डी का, विटामिन के का और विटामिन B12 का। तो यहाँ जो है ना इकोलाई जो है वो क्या क्या देता है? विटामिन के और विटामिन B12 हम लोग को देता है। विटामिन के ज्यादा मात्रा में देता है और विटामिन B12 कम मात्रा में देता है। यानी इकोलाई जो होता है वेस्ट फूड बड़ी आंत में जो होता है उसे खा करके ज्यादा मात्रा में विटामिन के देता है और विटामिन B12 कम मात्रा में देता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब बात करते हैं यहां कि ये जो विटामिन के जो है किससे प्राप्त हो रहा है? एस्चेरिया कोलाई अर्थात इकोलाई। तो इकोलाई, यहां से क्वेश्चन याद आ रहा है हमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे जीव का नाम बताए, ऐसे प्राणी का नाम बताए जो हमारे शरीर में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता हो। यानी बात आ रही है किस रिलेशन की? सिम्बायोटिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिम्बायोटिक रिलेशन। तो आपसे पूछा जाए कि एक ऐसे जीव का नाम बताओ जो सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहजीवी, यानी सहजीवी संबंध है। अर्थात हम उससे कुछ पा रहे हैं, वो हमसे कुछ पा रहा है, तो वो कौन है? इकोलाई है। कौन सा है? इकोलाई है। तो हम लोग बताएंगे कि हमारे शरीर में सिम्बायोटिक अर्थात सहजीवी संबंध बनाने वाला और सहजीवी संबंध रूप में रहने वाला कौन है? इकोलाई। कौन है? इकोलाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या कि विटामिन के का कार्य क्या है हमारे शरीर में, क्यों जरूरी है विटामिन। आखिर जरूरत ना हो भाई तो कोई किसी का कुछ नहीं ले सकता, जरूरत ना हो तो कोई किसी के पास नहीं जाता। तभी तो कहा जाता है दोस्तों, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। छूट रहा था ना ये? जब वीडियो शुरू हुआ होगा तो आप लोग देखोगे सर आज तो शायरी नहीं बोले। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। जब स्वार्थ पूरा ना हो तो दिलदार बदल दिए जाते हैं। यहां तक कि दोस्तों जब मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। ओके, तो देखते हैं विटामिन के का कार्य। विटामिन के का कार्य, के का क्या कार्य है? के का कार्य है, विटामिन के का कार्य जो हम लोग का शरीर में है वो है खून का थक्का जमाना।
क्या करना, खून का थक्का जमाना या थक्का बनाना, यानी ब्लड को क्लॉट करना। ब्लड क्लॉटिंग का काम किसका है, विटामिन का, के का। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि कई हिपैरिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, कई सारे प्रोटीन्स हैं जो इसके काम में आते हैं, लेकिन वो हम लोग ब्लड के पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ विटामिन की बात हो रही है कि कौन से विटामिन है, प्रोटीन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स हियर, दैट्स व्हाई वी हैव टू टॉक ओनली विटामिन्स, दैट वी हैव टू नो इट दैट विटामिन के दैट इज यूजफुल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग में यूजफुल कौन होता है, विटामिन के। अब बात है कि विटामिन के जब रक्त का थक्का जमाता है, खून को थक्का करता है, और अगर खून का थक्का ना जमे तब कौन सी बीमारी हो जाती है। जब खून का थक्का ना जमता है तो वो बीमारी होती है, उसको नाम बोला जाता है हीमोफीलिया। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे बनता है जो एग्जाम से पूछा गया है कि हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। या फिर ऐसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का किस बीमारी में नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया। अब बोला जाए कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त है या जरूरी है, तो विटामिन के। ओके, आगे पढ़ते हैं। ये जो हीमोफीलिया है ना, ये एक आनुवंशिक रोग है। क्या है, आनुवंशिक रोग इसी को बोला जाता है। क्या होता है ना हीमोफीलिया में, आनुवंशिक कहने का मतलब अगर मेरा खून नहीं जमता है, मेरा ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो हमारी जो पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, यानी जो भी हमारे संतान होंगे, उसमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर उसके जो संतान होंगे उनमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहेगा, स्थानांतरित होते रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह की बीमारी को आनुवंशिक बीमारी बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को आप बोल सकते हो ना, जेनेटिक बीमारी। क्या बोल सकते हो, जेनेटिक। लेकिन एक बार और बात है ना कि इसी को रॉयल डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रॉयल डिजीज, जिसको आप हिंदी में ना शाही बीमारी कह सकते हो। अब बात है कि सर बीमारी भी का शाही होता है और गरीब अमीर होता है, इसको शाही बीमारी क्यों बोला जाता है सर, ऐसा आप क्यों नाम बता रहे हैं, रॉयल डिजीज। रॉयल मतलब तो बहुत बढ़िया होता है, तो क्या बीमारी होना बढ़िया बात है, कौन चाहता है कि हमें बीमारी हो, आप भी नहीं चाहते हो, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे बीमारी हो। तो रॉयल डिजीज शाही बीमारी कहने का कारण क्या है कि सबसे पहले इस बीमारी का पता लगा था इंग्लैंड की जो रानी थी, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को सबसे पहले ये पता लगा था। यानी ये बीमारी का पता सबसे पहले किस व्यक्ति में पता चला था, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया, और वो शाही परिवार की थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, शाही बीमारी। एक और फैक्ट इससे जुड़ा है कि इसको ना हम लोग क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। अब क्रिसमस फैक्टर सर कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया थी, इसको ये बीमारी का पता 25 दिसंबर को लगा था। कब लगा था, 25 दिसंबर को ये बीमारी का पता लगा था। और हम सबको पता है कि क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सांता क्लॉज आते हैं, बच्चों को क्या देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट प्रदान करते हैं। तो इस तरह से 25 दिसंबर को सबसे पहले ये पता लगा, इसलिए इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अब ऐसा नहीं रहा कि हीमोफीलिया से घबराने की जरूरत है, हीमोफीलिया का इलाज आ चुका है। जिस किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया की अगर कमी होती है तो डॉक्टर उसे क्या देते हैं, विटामिन के की दवाइयां देते हैं, विटामिन के की गोलियां देते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बना कि जब कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है, हीमोफीलिया की बीमारी उसमें होती है, तो उसे कौन सी विटामिन की गोली दी जाती है, तो विटामिन के। अर्थात हीमोफीलिया से बचाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन के है। हीमोफीलिया से बचाने वाला विटामिन के है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए, अब बात है क्या ना कि आगे हम लोग बसा में घुलने वाला विटामिन ए पढ़ लिए, डी पढ़ लिए, के पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन ई का। किसकी बात करेंगे, विटामिन ई की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बसा में घुलने वाले 4 विटामिन हैं। कौन कौन विटामिन, कीड़ा, के ई डी ए, अर्थात ए डी ई के। ए को मैंने पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, डी को भी पढ़ा, के का पहले अभी इस वीडियो में पढ़ा। अब किसके बारे में पढ़ जा रहे हैं, विटामिन ई की बात कर रहे हैं। यानी नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट विटामिन ई। विटामिन ई की बात करेंगे हम लोग। विटामिन ई क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है,
तो मैंने बताया था, फिर एक बार बता देता हूं, रेट था 1 किलो टॉफी। क्या था? रेट था 1 किलो टॉफी। रेट से विटामिन ए के लिए रेटिनॉल, था से विटामिन बी के लिए थायमीन, एक से एस्कॉर्बिक अम्ल, याद करते जाएंगे, एक से एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी के लिए, किलो से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के लिए, टो से टोकोफेरॉल विटामिन ई के लिए, और अभी पढ़े फ्री से फ्लिक्विनोन विटामिन के लिए। ए को क्या बोलेंगे? रेट से रेटिनॉल, था से बी को थायमीन, सी को एक से एस्कॉर्बिक अम्ल, डी को किलो से कैल्सीफेरॉल, ई को टो से टोकोफेरॉल, और के को फी से फ्लिक्विनोन। ओके, रिकॉल भी कर लिए हम लोग। अब बात करते हैं किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? यहां हम लोग बातें कर रहे हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टो से टोकोफेरॉल। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इसके ना, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया? टोकोफेरॉल। अब जब बात कर रहे हैं टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम हो गया, तो यह पूछा जाता है कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, यानी विटामिन ई जो है, सॉरी विटामिन ए नहीं, विटामिन ई, विटामिन किस स्रोत से हमें प्राप्त होती है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई? तो विटामिन ई का जो सोर्सेज है वो हम लोग अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें ना, तो बीज वाले जो होते हैं ना, तेल, जिससे बीज, तेल जो बीजों से प्राप्त होते हैं, बीज वाले तेल, जैसे अगर हम लोग बात करें सरसों का तेल, अगर नारियल का तेल बात करें, कपास का तेल अगर बात करें, चलिए इसके बाद क्या है, सोयाबीन का तेल अगर बात करें, तो इन सबसे हम लोग को क्या प्राप्त होता है? विटामिन ई की बात होती है। उसके बाद हम लोग मछली के तेल अगर बात करें, तो उससे भी विटामिन ई मिलता है। चलिए क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था, जो हमें याद आ रहा है कि अंकुरित गेहूं से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? अंकुरित गेहूं, गेहूं जो अंकुरा हुआ होता है, उससे कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो अंकुरित गेहूं से हमें याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ई की प्राप्ति होती है। कौन सी विटामिन? विटामिन ई की प्राप्ति होती है। तो आप यहां एक चीज और लिख दोगे, अंकुरित गेहूं। चलिए अब है क्या कि विटामिन ई हमारे शरीर में संश्लेषण होता है? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में इसी में बता चुका हूं कि डी, के और बी12 सिर्फ हम लोग के शरीर में बनता है, और कोई विटामिन हम लोग के शरीर में नहीं बनता है। तो विटामिन ई का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होगा। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं दोस्तों, समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बात करें, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाएगा। अब वीडियो के साथ बन रहेंगे। अब बात करते हैं ना, एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ई का को फैक्टर किसे कहा जाता है, यानी विटामिन ई का जो को फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? यानी लिखेंगे विटामिन ई का को फैक्टर। अब ये को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर वो कारक होता है, यानी सहकारक, जो विटामिन ई को बनाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में सेलेनियम नाम का जो तत्व होता है, सेलेनियम तत्व होता है, वो विटामिन ई के निर्माण में सहायक होता है। यानी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि हमारे शरीर में विटामिन ए के निर्माण में, विटामिन ई के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो सेलेनियम। या फिर ऐसे पूछ दिया जाए कि विटामिन ई का को फैक्टर किसे कहा जाता है, तो क्या है? सेलेनियम है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आगे अब हम लोग बात करेंगे, सोर्सेज बात कर लिए विटामिन के, फिर इसका रासायनिक नाम भी पता कर लिए। अब हम लोग पता करेंगे चीज कि विटामिन ई जो है ना, वो हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना कि जो विटामिन ई होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब बोला जाए तो प्रतिऑक्सीकारक। एंटीऑक्सीडेंट बोला जाए तो क्या? प्रतिऑक्सीकारक। जो विटामिन ई होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता है।
अब ये एंटीऑक्सीडेंट होने का, प्रतिऑक्सीकारक होने का क्या मतलब है? अब पूछ सकते हो कि सर आप ये क्यों बता रहे हो कि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रतिऑक्सीकारक होता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? मैंने क्यों इसकी चर्चा की है? तो इसके पीछे कारण है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो भी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जब हमारे शरीर में कोई भी सेल्स यानी कोशिका डेड होती है यानी मृत होती है तो उसको रिमूव करता है, यानी मृत कोशिकाओं को साफ करने का काम करता है विटामिन ई। यानी अगर बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट होने का मतलब क्या है कि डेड सेल को रिमूव करना, डेड सेल को क्या करना है? रिमूव करना। अब यहां से डेड सेल को तो रिमूव करता है, दूसरा काम इसका क्या है कि एक चीज भी हमेशा याद रखिएगा क्या कि जो भी तत्व या जो भी विटामिन जो हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन होते हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी क्या बोले? ऑन्कोजिन। तो विटामिन ई जो है ना वो एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन होते हैं। अब ये आपसे पूछा जाए कि कौन सा विटामिन एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन होता है, तो विटामिन ई होता है जो एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन होता है। अब हमने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, तो जो भी कोशिकाएं मृत होती हैं उसे साफ सुथरा करता है, उसे रिमूव करता है, हटाता है और शरीर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन एंटी कार्सिनोजेनिक, आप पूछोगे कि सर आप एंटीऑक्सीडेंट के बाद एक और लिख दिए, दो नाम क्या कि एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस टर्म की, कार्सिनोजेनिक और ऑन्कोजिन। व्हाट इज द मीन ऑफ इट? कार्सिनोजेनिक और ऑन्कोजिन का मतलब क्या होता है? तो कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है वैसा एलिमेंट यानी वैसा तत्व जो कैंसर उत्पन्न करता है। क्या करता है? कैंसर उत्पन्न करता है। जो तत्व यानी जो पदार्थ, जो एलिमेंट कैंसर का कारण बनता है हमारे शरीर में, उसको क्या कहा जाता है? कार्सिनोजेनिक। ऑन्कोजिन की क्या कर, ऑन्कोजिन का मतलब क्या होता है? ऑन्कोजिन जो जीन कैंसर उत्पन्न करता है। यानी यहां पे दो तीन चीजें सीखने को मिल रही है। जीन जो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है वो वाली जीन, यानी जो जीन कैंसर उत्पन्न करता है यानी खराब जीन, उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजिन। और जो पदार्थ हमारे शरीर में या कोई तत्व जो हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्सिनोजेनिक बोलेंगे। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व और कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन के ये विपरीत होता है विटामिन ई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन। इस तरह से कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व और जीन को भी क्या करता है? रिमूव करता है और हमारे शरीर को कैंसर से निजात दिलवाता है। हमारे शरीर को क्या करता है? कैंसर से निजात दिलवाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन होते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चन हमको और मिल रहा है कि यहां से जब पूछा जाता है यही ऑन्कोजीन के कारण यानी कैंसर वाले जीन के कारण पूछा जाता है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोगों ने याद किया होगा ऑन्कोलॉजी। कैंसर को अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑन्कोलॉजी बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैंसर के उपचार में, कैंसर की बीमारी को ठीक करने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा तत्व काम में आता है? तो आप लोग ये भी याद किए होंगे कोबाल्ट, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 27। यानी कोबाल्ट 27 जो होता है वो कैंसर ठीक करने में काम आता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे का पॉइंट ये है कि हम लोगों ने तो ये पढ़ा कि विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन है, लेकिन ई के अलावे विटामिन सी और डी जो है ना ये भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन होते हैं। यानी विटामिन ई भी वो काम करता है, विटामिन सी भी वो काम करता है और विटामिन डी भी वो काम करता है। लेकिन पूछा जाए कि एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑन्कोजिन एवं एंटीऑक्सीडेंट जब होता है ये तीनों विटामिन, तो प्रबल यानी सबसे बढ़िया कौन होता है जो इन तीनों में हम लोग को मदद करेगा, इन तीनों से निजात दिलाएगा? तो वो सबसे प्रबल जो होता है याद रखिएगा विटामिन सी होता है।
जो विटामिन सी होता है वो सबसे प्रबल होता है, सबसे उपयुक्त होता है, सबसे जरूरी होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इतना ही काम नहीं है विटामिन ई का, पहले आप स्क्रीन शॉट कर लें। तब तक बहुत गर्मी है दोस्तों, कुछ पानी भी मैं पी लूं। कर लें स्क्रीन शॉट। चलिए, हो गया होगा, मिटा दिया जाए। अब हम लोग को यह जानना है कि विटामिन ई का और क्या कार्य है। तो विटामिन ई जो है, विटामिन ई हमारा टिश्यू अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। कैसे नहीं बचाएगा, जब ये जो डेड सेल होता है उसको जब रिमूव कर देता है तो सेल से कोशिकाओं से मिलकर के नहीं ऊतक बनता है, तो इस तरह से ऊतक भी हम लोग का क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। यानी ऊतक को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, विटामिन ई। आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के ऊतकों को कौन सुरक्षा देता है, तो विटामिन ई देता है। चलिए, आगे का पॉइंट हम लोग भी पढ़ते हैं कि विटामिन ई जो है ना, हमारी त्वचा को, स्किन को क्या रखेंगे यार, कि हमारी त्वचा को हेल्दी रखता है एवं ग्लो देता है। ग्लो यानी चमक, शाइन, ग्लो देता है। यानी जब आपकी चमड़ी पे ग्लो रहेगी, चमड़ी पे ग्लो रखने के लिए क्या करते हो भाई, बहुत सारे क्रीम यूज करते हो ना, लेकिन विटामिन ई भी साथ में यूज जरूर करना, ताकि आपकी चमड़ी क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी। जब आपकी चमड़ी हेल्दी रहेगी और उस पर ग्लो रहेगी, चमक रहेगी, तो आप क्या लगोगे, सुंदर लगोगे, लड़कियां क्या लगेगी, ब्यूटीफुल लगेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, यानी ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो विटामिन ई। यानी ब्यूटी, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो ना, सौंदर्य विटामिन। क्या, सौंदर्य विटामिन या सुंदरता की विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, कि त्वचा को हेल्दी एवं ग्लो रखने में विटामिन ई काम आता है। इतना ही नहीं, एक चीज यहाँ पे हमें याद रहा है कि जब मैं विटामिन ए पढ़ा रहा होगा तो यहाँ पे बताया होगा कि स्किन के लिए, चमड़ा के लिए जो है ना, विटामिन ए बढ़िया होता है, चमड़ा के लिए विटामिन ए बढ़िया होता है। लेकिन वहां पे मैंने बताया था कि हमारी त्वचा जो है ना, उस त्वचा की एपिथीलियम ऊतक के लिए बढ़िया है। एपिथीलियम लेयर, एपिथीलियम जो सतह है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं उपकला सतह। अगर ये पूछ दिया जाए, अगर सिर्फ क्वेश्चन ये रहे कि हमारे शरीर जो त्वचा है उसको हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो शरीर की त्वचा को हेल्दी रखने के लिए, उस पर ग्लो रखने के लिए विटामिन ई आंसर मारेंगे। लेकिन जब ये पूछ दिया जाए कि त्वचा के एपिथीलियम सतह यानी उपकला सतह को अगर सुरक्षित रखना है, बढ़िया रखना है, तो उसके लिए कौन सी विटामिन जरूरी है, तो उसके लिए ई नहीं, याद रखिएगा प्रोनाउंसिएशन, ई नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ए बोल रहा हूं। ये दोनों अंतर आप बिल्कुल याद रखें। कोई दिक्कत नहीं। आप स्क्रीनशॉट कर लें इसे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हर विटामिन, जब शरीर में विटामिन की जब कमी होती है तो कोई ना कोई बीमारी होती है। तो उसी तरह से हम लोग के विटामिन ई जब शरीर में कमी होगी तो कोई ना कोई बीमारी होगी। अब वो कौन सी बीमारी होगी, हम लोग बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज, यानी डीडी, कमी से होने वाली रोग। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ईयरली एजिंग। सबसे पहली बीमारी कौन सी है, ईयरली एजिंग। ईयरली एजिंग समझ रहे हैं इंग्लिश में, नहीं हिंदी में, समय से जल्दी बुढ़ापा आ जाना, समय से पहले बुढ़ापा आ जाना। यानी
उम्र होगी बचपन की, आप लगोगे 55 की। ऐसा नहीं होगा कि आप 55 के हो और लग रहे हो बचपन के, नहीं। उम्र होगी बचपन की, लगोगे क्या 55 की। यानी अर्ली एजिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाना। तो मैंने भी बताया कि अगर आप विटामिन ई यूज करोगे तो शरीर चमड़ा हेल्दी रहेगा, अर्थात झुर्रियां नहीं पड़ेगी। देखिए ना, किसी किसी बूढ़े को जो चमड़ा होता है ना, ये चमड़ा इस तरह से लटका होता है, मांस छोड़े हुए होता है, इधर पूरा लटके होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। वो तो बुढ़ापा में होता ही है, लेकिन कोई किसी किसी युवा में होता है, ये सब छोड़ देता है। तो किसके कमी से, विटामिन ई की कमी से। जब विटामिन ई पूर्ति होगा, चमड़ा जल्दी मांस नहीं छोड़ रहा है आपका, तो आप क्या लगोगे, जवान लगोगे। जब बुढ़ापे में भी जवान लगोगे तो अर्ली एजिंग से आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। तो यही बोला जाता है कि जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, समय से पहले बुढ़ापा आ जाना, समय से पहले बुढ़ापा आ जाना। दूसरा जो है ना, वो है बांझपन। दूसरा क्या है, बांझपन। आप लोग सब जानते होंगे, अगर आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो सबको पता है कि बांझपन क्या होता है। हमारे समाज में ये देखा जाता है कि वैसी स्त्रियां जिसकी कोई भी संतान नहीं जन्म ली हो, जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है ना, उसको क्या बोला जाता है, बांझ बोला जाता है। सब देहाती भाषा में बोले तो ना बांझीन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बांझीन, जिसका कि समाज में ना कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता है। तो ये बांझपन भी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ई। तो अब ये बताओ कि विटामिन ई की कमी से क्या हो गया, बांझपन और क्या, अर्ली एजिंग। ये दो बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है। लेकिन एक चीज ये भी है कि क्यों नहीं होता है, विटामिन ई की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है कि वो मां नहीं बन सकती, लड़के पिता नहीं बन सकते हैं, लड़के पिता नहीं बन सकते, लड़कियां मां नहीं बन सकती है विटामिन ई की कमी के कारण। क्या होता है कि विटामिन ई की जैसे ही कमी होती है तो जनन कोशिका जो होती है ना, प्रजनन कोशिका, वो विकसित नहीं कर पाती हैं। जब प्रजनन कोशिका विकसित नहीं कर पाएगी तो प्रजनन कैसे होगा, प्रजनन नहीं होगा। तो इस तरह से विटामिन ई की कमी के कारण लड़के पिता नहीं बन सकते और लड़कियां मां नहीं बन सकती हैं, क्योंकि जनन कोशिकाएं प्रजनन कोशिका विकसित नहीं हो सकती है। तो इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रजनन या रिप्रोडक्शन विटामिन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है एग्जाम में, प्रजनन विटामिन या रिप्रोडक्शन विटामिन, प्रजनन विटामिन या रिप्रोडक्शन विटामिन किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने वसा में घुलने वाले विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का अध्ययन किया। अब हमारे पास दो और विटामिन बच गए, वो है जल में घुलनशील जो विटामिन बी और विटामिन सी है, जो कि जब अगली वीडियो में हम लोग आएंगे तो उन विटामिनों की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए